हकीकी नुमाइंदों का ही तो मसला हो रहा है इस वक्त। वो कैसे आएंगे? आम आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। हकीकी नुमाइंदों को महसूस नहीं, उनको सोच भी नहीं सकता, इतना महंगा कर दिया गया सिस्टम को। जी कोई सोच भी नहीं मैं आपके सकता। पास वापस आ रही हूँ रशीद साहब, मैं वापस आ रही हूँ। मैं डॉक्टर फारूक साहब से जी ये सवाल है कि इस वक्त कराची से लेके पेशावर तक आप पब्लिक ओपिनियन सर्वे करते हैं तो बताया ये जाता है कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का महंगाई है। पिछले 3 सालों में 22 रुपए से उठा के 80 रुपए पे चीनी पहुंच गई है, 450 रुपए गंदम की सपोर्ट प्राइस 950 पे पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि 7 करोड़ अवाम, 7 करोड़ पाकिस्तानी 3 साल पहले भूखा सोया करते थे, आज वो 10 से 11 करोड़, 18 करोड़ में से 10 से 11 करोड़ पाकिस्तानी भूखा सो रहे हैं और हमारे सियासतदान आपस में सियासत चमका रहे हैं। इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई एहसास नहीं है। इस वक्त इनफरादी तौर पे एट इंडिविजुअल लेवल फ्रस्ट्रेशन, नाउमीदी इतनी बढ़ गई है और जो इनकलाब का नाम लिया जाता है, इनफरादी जो आपकी नाउमीदी है जब वो कन्वर्ट हो जाएगी इज्तिमाई जारहियत में, इसमें ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। सियासतदान अपनी आंखें खोलें, कुछ अकल के नाखून लें। किस्म की सियासत चमकाने से पाकिस्तान को गटर में डालने की बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और हमें खुद ही अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, पॉलिटिकल निज़ाम तो एक ही सियासी निज़ाम हमारे पास है, इसको हमने बचाना कैसे और आवाम कैसे क्या कहेगी, क्या कहती है, क्या सोचती है, इस पर बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं, निज़ाम को कैसे बचाया जा सकता है। क्विकली थोड़ा सा मुख्तसर। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है, मैं डेरा गाज़ी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम, पॉलिसी नाकाम और जमहूरियत कैसी जमहूरियत है ये? हमारे इलाके में आज भी इलेक्शन होता है तो पैसे के ऊपर होता है। जिसके पास 5 करोड़ या 6 करोड़ है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, पोलिंग स्टेशन में उनके बंदे खड़े होते हैं, ज़बरदस्ती हमसे वोट पे स्टैंप लगवाते हैं और फिर हमसे हमारे वोट्स लेके ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं। जब बारी आती है कुछ करने की तो कुछ भी नहीं करते। हमें हमारी जो बेसिक ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं करते वहाँ पर। दुरुस्त बात है। ओके, ये कौन सी जमहूरियत है कि जिसमें लोगों के साथ, यहाँ से मैं एक दफ़ा ले लूँ उसके बाद जी मेरे हाथ में। जब लास्ट इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम मैं सर्वे कर रही थी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सैदपुर का इलेक्शन, जो सैदपुर का जो पोजीशन थी उसमें मैं खुद देख रही थी कि मुंशी वगैरह खड़े थे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसका था वो, चाहे वो नवाज शरीफ का हो या बेनज़ीर का, लेकिन अगर मुंशी खड़े थे कि कोई चौधरी थे, ठीक है, और उसमें लोग जो है वो मजबूर थे, उन्होंने उधर ही वोट पोल करना था। इस तरह का कोई ग्लास का मुझे नज़र आ रहा था, उसमें इतने वोट थे ही नहीं। जब हम रिजल्ट देखने बैठ गए तो उसमें उन्होंने जो अनाउंसमेंट थी वो बहुत हद से ज़्यादा थी। तो आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, इतने ज़्यादा वोट किधर से आ गए, क्योंकि टाइम जो था वो 6 बजे था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि धांधली होती है और वोट इतने होते नहीं। जी कौन सी जमहूरियत नुमाइंदा करती है? क्वेश्चन है उस्मा बुखारी साहबा से, वो कह रही हैं कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन सिस्टम है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जमहूरियत, इस जैसी जमहूरियत हमें ज़रूरत नहीं है जिस जमहूरियत में हमें 3 दिन बाद गैस मिलती है, बिजली की लोड शेडिंग है, हम रोटी कपड़ा और मकान को तरस रहे हैं जो आपका मेन मैन्युफैक्चर है। तो हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। ऐसी जमहूरियत से तो हमें अमरीत ही बेहतर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये निज़ाम के ऊपर डिस्ट्रस्ट जो है वो हो रहा है। जी मोहम्मद आसिफ फ्रॉम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मैंने अभी अपने मुअज़्ज़ज़ हुक्मरानों की गुफ्तगू देखी, स्पेशली मुशाहद साहब और उज़्मा साहिबा की, और इनकी जो आपस की चपकलश और म्यूचुअल रिफ्ट से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हम जो अपने हुक्मरानों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये चेंज लेके आएंगे, इट सीम्स वेरी अप हिल टास्क, बिकॉज चेंज जब तक हमारे रवैये ठीक नहीं होंगे तब तक चेंज इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। तो ये रवैये आप लोग, जब आपकी आपस में ही आप लोगों की यूनिटी नहीं है तो आवाम को क्या डिलीवर करेंगे? ठीक है, ओके जी, मैं अब बात करना चाहती हूँ। पहले उज़्मा से मैं बात करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। उज़्मा, क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा जाहिर है कि हुक्मरान जमात की होती है, और खैर ये भी जमहूरियत का हुस्न होता है अगर आर्ग्यूमेंट होता है, एक दूसरे से इख्तलाफ राय है, ये भी जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन डिलीवर तो करना चाहिए ना आवाम को। तो क्या होना चाहिए कि आवाम मुतमईन हो जाए इलेक्शन से पहले? देखिए आसमा, पहली तो बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा कि जमहूरियत का हुस्न होता है, यकीनन होता है, लेकिन अल्फाज का चुनाव और जो पॉलिटिकल बात है उसका जवाब पॉलिटिकली होना चाहिए। पहले तो मेरा इस पे इख्तलाफ है। दूसरी बात, जहाँ तक अभी मैं चूँकि देख नहीं पाती हूँ, अभी किसी स्टूडेंट, मैं समझती हूँ स्टूडेंट ही थे शायद, जिन्होंने कहा कि आमरीत उनको चाहिए, तो ये उनका ज़ाती ख्याल ज़रूर हो सकता है, लेकिन आमरीत ने इस मुल्क में क्लाशनकोफ दिया,
आमरीत ने इस मुल्क में हीरोइन दी, और आज जिस बिजली और गैस को आप रो रहे हैं वो भी आमरीत की मेहरबानी है। अगर आमरीत जो है वो इस मुल्क में 1 मेगावाट की बिजली पैदा कर जाती तो आज जिस शॉर्टफॉल का हम शिकार हैं वो ना होती। और अब मैं समझती हूँ कि ये सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब तो सूबों के पास भी इख्तियार है। अब फिर मुशाहिदुल्लाह साहब को बहुत तकलीफ होगी, 500 मेगावाट तो सूबे भी अब कर सकते हैं, तो इनको किसने रोका है कि 500 मेगावाट की बिजली जो है ये पंजाब के अंदर ना लेके आए। और मैं समझती हूँ कि मुझे डिप्रेशन इसलिए भी होता है, अभी आपने अपने कहा सरमायाकार नहीं होने चाहिए, ये लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा एक अपना थीसिस है और वो ये है कि यूथ को आगे आना चाहिए। और यूथ के नुमाइंदे जो हैं जब वो असम्बलियों में पहुंचेंगे फ्रेश आइडियाज़ भी आएंगे, और मैं समझती हूँ कि एक स्पीच की और एक जो आइडियाज की एक फ्लुएंसी है वो बेहतर होगी। लेकिन ये कहना कि आमरीत बेहतर है, ठीक बात है, ठीक बात, लेकिन ये कहना कि मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं, सिर्फ ये कहना कि आमरीत बेहतर है, इससे मुझे बड़ा इख्तलाफ है। ये मेरे जो भी बच्चा था इसने शायद आमरीत के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे हुए। बेटा हमारी इस आमरीत ने हमारे पुश्तों के जो है वो कमरों पे कोड़े मारे हुए हैं, हमने शाही किले काटे हुए हैं, इसलिए आमरीत की बात आप ना करो। और आमरीत कभी भी किसी मुल्क के मसाइल का हल नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती। रशीद गोदिल साहब, आप क्या समझते हैं किस तरह से अब ज़ाहिर है मुफाहमत की सियासत हो रही है, सारी जमातें सिवाय एक आधी जमात के वो हुकूमत में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं आप ताकि अवाम ना मायूस ना हो? देखिए आसमा, ये जुमला तो मुझे बड़ा ताज्जुब खेज लगता है कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। हम कहते हैं बेहतरीन जमहूरियत क्यों हो, बेहतरीन जमहूरियत क्यों ना हो, इसके लिए टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा और इशू को एड्रेस करना पड़ेगा, और नॉन इश्यूज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होना चाहिए। कानून साजी होनी चाहिए कि हमारी मईशत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी। इस वक्त 2 इशू हमारे मुल्क के अंदर, हमारी मईशत ज़वाल पजीर है और हमारी खारजा पॉलिसी की कोई लाइन डिफाइन नहीं की हुई। हमारी 2 चीज़ें करेक्ट हो जाए तो मेरे ख्याल है 70 to 80% तो मसले यहाँ हल हो जाएंगे कि मईशत इस वक्त मुल्क चला रही है। जो बशीर जान साहब, ये कैसे हो सकता है, ये मुफाहमत की सियासत कैसे कराची के अंदर भी देर पा रह सकती है या नहीं देर पा रह सकती, और ये मईशत तभी बेहतर होगी जब कराची में अमन होगा? मैं मुख्तसरन चाहूंगी आपका, उसके बाद मैं यहाँ बैठे मेहमानों के पास आऊंगी। जी, कराची में अमन हो या पूरे पाकिस्तान में अमन हो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि तमाम लोग जो है वो इस मुल्क का सोचे, अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर, सियासी मफादात कर छोड़कर इज्तिमाई मफादात के लिए अगर सोचेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे और सद के दिल से जो हम बातें कर रहे हैं, अवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि अवाम को भी बाशऊर होना पड़ेगा। अवाम से मुराद ये कि ये जितने लोग हम मुंतखब होकर असम्बलियों में जाते हैं, इसको वोट तो अवाम ने देना होता है, और हमारे मुल्क के अवाम को, इंटेलेक्चुअल को, डॉक्टर्स को, तमाम लोगों को इस प्रोसेस में हिस्सा लेना पड़ेगा। हम इस वक्त दुनिया में सबसे बुरा काम सियासत को समझते हैं। अगर अच्छे लोग, लिखे पढ़े लोग, डॉक्टर साहब जो आपके साथ बैठे हुए, इन जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो नतीजन फिलिंग द ब्लैंक्स हम यहाँ कर, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग नहीं हटेंगे। लिहाजा इस मुल्क के मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे लोग, लिखे पढ़े लोग, मुहज़्ज़ब लोग, समझदार लोग, ईमानदार लोग सियासत में अपना पार्टिसिपेट करें और आए इस तरह वो आगे आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात आपने की है कि जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जमहूरियत से प्यार करते हुए निज़ाम नहीं आएंगे, निज़ाम नहीं बदलेगा। और वो 90s में वापस भी नहीं जाना। 90s में वापस हम तो नहीं जा रहे, सही, लेकिन जो कमज़ोर और इनसिक्योर लोग होते हैं ना, वो एक नारा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला ये है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2008 में बड़ी उमंगों से लोगों ने वोट दिए थे कि हालात तब्दील हो जाएंगे, लेकिन आज अवाम क्या कह रहे हैं? अवाम ये कह रहे हैं कि जहान कोहना के मफलूज फ़लसफ़ा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं। वाह, ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थीं क्या कि इन पे देश की जनता सिसक के मरे, और ज़मीनें क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक के मरे। मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें, और ज़मीं की क़ुव्वत तख्लीक के खुदाबंदो, मिलों के मुंतज़िमों सल्तनत के फ़र्जंदो, 18 करोड़ फसुर्दा गले सड़े ढांचे निज़ाम ज़र के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, और नई फ़ोटो से दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं।
ये कह रहे हैं आज 4.25 साल और के बाद। इसमें और आपको आज भी उतना ही जिम्मेदार होना है हमारे जितना अल्लाह के बाकियों को। फजलो करम से एक करप्शन का केस 4.25 साल में पंजाब में ना किसी वजीर के खिलाफ है ना वजीर आला के खिलाफ है, जबकि यहाँ पूरी बैठी हुई कैबिनेट एक तरफ कुचले हुए आवाम है, एक तरफ महंगाई बेरोजगारी से तंग आए हुए आवाम, जैसे बशीर साहब जैसे रशीद गोदिल साहब जैसे ये जो आम लोग हैं पार्टियों के अंदर वो आगे आएंगे तो तब्दीली आएगी ना। आपके यहाँ भी नवाज शरीफ साहब के बाद हमजा शहबाज शरीफ के पास ही क़यादत जाएगी, किसी और के पास तो नहीं जाएगी। नवाज शरीफ की एक बेगम है, उसकी फैमिली सुने क्या है, अच्छा। उसे सियासत आती है, ठीक है, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, पांचों में से एक भी सियासत में नहीं है, इसको छोड़ दें। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक तरफ अवामी मसाइल बढ़ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये मुल्क नहीं चल रहा, ये बैठ चुका है। इन्हें तो एक नारा बुरा लगता है ना, बात यह है कि एक तरफ जेबें भर रही हैं, दूसरी तरफ अवाम की जेबें खाली हो रही हैं। इसके जवाब में मैंने भी कुछ शेर सुनाने आपको, लेकिन डॉक्टर साहब नाउमीदी कैसे खत्म होगी, उम्मीद कैसे, कौन देगा उम्मीद? क्या कोई रहनुमा आपको नजर आ रहा है जो उम्मीद देगा? देखिए, इनकलाब के पीछे 3 प्री रेक्विजिट्स होते हैं। अगर वो तीनों आज पूरे होने लगे हैं तो मुल्क में इनकलाब आ जाता है। पहला तो ये है कि इनफरादी नाउमीदी, वो इनफरादी नाउमीदी मुझे पाकिस्तान में हर गोशे गोशे में नज़र आने लगी है। ये इनफरादी नाउमीदी किसी भी स्टेज पे इज्तिमाई जारियत में तब्दील हो सकती है, और ये हमारे सियासतदानों को इसका एहसास नहीं हो रहा। देखिए, हुक्मरान जमात जो है वो तिजारत कर रही है, जो अपोजिशन है वो सियासत चमका रही है। अवाम खुद उठ खड़ी हो सकती है, अवाम कुछ कर सकती है इसके लिए। इसको प्रेडिक्ट करना या अवाम को खड़ा करना, ये अवेयर तो हो सकती है इस वक्त, और अवेयर हो चुकी है अवाम इस वक्त फुली अवेयर है। ठीक बात। मसला ये आ रहा है कि एक तो अंदरूनी पॉलिसीज हमारी जो हैं, देखिए 37,000 पाकिस्तानी अपनी जान खो बैठे हैं, कत्ल हो गए हैं पिछले 10 सालों में। हमारी अंदरूनी पॉलिसी सारी फेल हो गई हैं। एक्सटर्नल महाज पे इस वक्त 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस की, आप उनमें से 2 या 3 से ज़्यादा भी नहीं बता सकते जो हमारे दोस्त रह गए हैं। हम अंदरूनी तौर पे भी इंतशार उसकी वजूहात तो बहुत सी और भी है, उसमें सिर्फ सियासतदान तो मुलव्वस नहीं है। जी देखिए, सियासतदान हमें फॉरेन पॉलिसी देंगे, सियासतदान हमें डोमेस्टिक पॉलिसी देंगे। ये गोदिल साहब ने यही बात की कि ये दो माशी प्लान और उसके साथ साथ अच्छी खारजा पॉलिसी होगी तो मामला बेहतर होंगे। उन्होंने कंक्लूजन पेश किया। जी, आपका एक आखिरी। देखिए, ये बड़ा आसान है तजिया निगार बन के सियासतदानों को बुरा भला कहना। बात यह है कि सियासतदान बुरे आप कर लेना भाई, ठीक है, करता कराता कोई कुछ नहीं भाई। सियासतदानों ने ये मुल्क चलाना है, ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया, इस मुल्क को एटम बम भी सियासतदानों ने बनाया और फाड़ा भी उन्होंने। ये आज अगर पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पे कायम है तो वो सियासतदानों की वजह से। लेकिन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ठीक नहीं होती कि सबको आप एक लाठी से। लेकिन मुशाहिद साहब, हम सियासत से मोहब्बत का चलन मांगते हैं, शबे सहरा से मगर सुबह वतन मांगते हैं। फकत इस जुर्म में कहलाए गुनहगार के हम बहरे नामू से वतन जामाए तन मांगते हैं। लम्हा भर को तो लुभा जाते हैं नारे, लेकिन हम तो अहले वतन दर्द वतन मांगते हैं। फैसला आपका।